हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम रीस्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी। तो क्लास 12 की बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर के हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरे लेक्चर में कवर किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो वो कवर करना है आज। इसके अलावा नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, और गैमेटोजेनेसिस में आज के लेक्चर में कवर करना है हमें स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, चलो शुरू किया जाए। आ जाओ भाई। तो आज का टॉपिक है हमारा मेमरी ग्लैंड पहले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड को ही एक और नाम से जाना जाता है, क्या बता सकते हो आप? तो क्या होगा भैया? ब्रेस्ट। ठीक है, मेमरी ग्लैंड को ही और किस नाम से जाना जाता है? ब्रेस्ट। ठीक है, इसके अलावा ये कैसा होता है, पेयर्ड की अनपेयर्ड? तो मेमरी ग्लैंड कैसा होता है? पेयर्ड होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब जो मैमल्स होते हैं, मैमल जानते हो, क्लास 11th एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4। ठीक है, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा पढ़ा होगा। ठीक है, तो कॉर्डेटा के अंदर एक क्लास होती है, कौन सी? मैमल्स। ठीक है, जैसे वहाँ पे फिशेस थी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, तो यार जितनी भी मैमल्स होती हैं, मैमल्स में जितनी भी फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर फंक्शनल मेमरी ग्लैंड का पाया जाना उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्या कहा, फिर से सुनना। जो मैमल्स होती है उनमें जितनी भी फीमेल्स हैं, मैमल्स क्लास में कॉर्डेटा की जो मैमल क्लास होती है, इनमें जितनी भी फीमेल्स होती हैं, इनके अंदर फंक्शनल मेमरी ग्लैंड का, ठीक है, मतलब वो मेमरी ग्लैंड जो फंक्शन करता हो, ठीक है, फंक्शन करता है मतलब मिल्क का सिक्रीशन करता है, ठीक है, उसका पाया जाना इनका क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे। तो क्या लिख सकते हैं? फंक्शनल मेमरी ग्लैंड is the characteristic of all female mammals। इतना याद रखोगे कि जितनी भी फीमेल मैमल्स होती हैं उनके अंदर फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना उनका क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। याद रखना, सभी फीमेल्स में। ठीक है, अगर जिनको मेडिकल का एग्जाम देना है वहां पे ऐसा भी हो सकता है वो लिख देंगे सम फीमेल्स या मोस्ट लिख देंगे। ठीक है, लेकिन मोस्ट या सम नहीं, क्या होगा वहां पे? ऑल फीमेल्स। ठीक है, तो इनमें फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना इनका क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है। इतनी बात समझ में आई? चलो भैया नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड है, इसमें क्या क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड में दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती है भैया? दो चीजें। ठीक है, पहला है ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, दूसरा है फैट। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड किसका बना होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट का। और जो फैट का अमाउंट होता है फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? वेरिएबल अमाउंट। ठीक है, तो जो फैट होता है वो फीमेल टू फीमेल क्या करता है? वेरी करता है, मतलब उसके जो अमाउंट होते हैं वो फीमेल टू फीमेल क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या होगा? ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, इसके अलावा क्या होता है? फैट होता है, और फैट का जो अमाउंट होगा वो वेरिएबल अमाउंट होगा। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। चलो, जैसे जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड, इसमें दो चीजें होती हैं।
पहला ग्लैंडुलर टिश्यू, दूसरा फैट, और ये फैट का अमाउंट वेरिएबल, फैट का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू में पाए जाते हैं मेमोरी लोब्स। क्या पाए जाते हैं भैया, मेमोरी लोब्स। ठीक है, तो ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, हर ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब हर ब्रेस्ट का जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो डिवाइडेड होता है किसमें, मेमोरी लोब्स में। और कितने मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं हर ब्रेस्ट में, कितने भैया बताओगे, 15 to 20, 15 से 20 इन ईच ब्रेस्ट। तो हर ब्रेस्ट में, ठीक है, या हर मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है, कितने मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं, 15 से 20। ठीक है, तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, हर ब्रेस्ट का जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो डिवाइडेड होता है 15 to 20 मेमोरी लोब्स में। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो मेमोरी लोब्स है, मेमोरी लोब्स में पाई जाती हैं सेल्स। तो मेमोरी लोब्स में जो सेल्स पाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं भैया हम, मेमोरी एल्वियोलाई। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, मेमोरी एल्वियोलाई। ठीक है, और ये थोड़ी बहुत सेल्स होती है, ज्यादा होती है, यहां पे क्लस्टर्स होता है सेल का, तो क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो एल्वेलाई का, या बोलो कि मेमोरी एल्वेलाई का यहाँ पे क्या होता है, क्लस्टर होता है। ठीक है, और यही क्या करती हैं, फॉर्म्स या सीक्रेट्स, यहां पे हम इसको ऐसे ना लिखें, कुछ ऐसे लिख दें, मेमोरी लोब्स कॉन्टेन्स क्लस्टर्स ऑफ सेल। ठीक है, जिनको बोलते क्या है हम, मेमोरी एल्वेलाई। ठीक है, और ये मेमोरी एल्वेलाई का फंक्शन क्या होता है, ये जो मेमोरी एल्वेलाई होती है इनका फंक्शन क्या होता है, तो क्या लिख सकते हैं, ये सीक्रेट्स मिल्क। तो ये मेमोरी एल्वेलाई ही होती हैं जो ब्रेस्ट में किसका सिक्रीशन करती हैं, मिल्क का। ठीक है, अभी ये जो ये मिल्क होता है ये स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड इन ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, अब ये जो मिल्क होगा ये एल्विलाई में क्या होते हैं, कुछ खाली जगह होती है जिनको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन या कैविटी भी बोल सकते हैं, कहीं पर खाली जगह उसे क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो भैया ये जो मिल्क सिक्रीट किया एल्विलाई ने, मेमोरी एल्विलाई ने जो मिल्क सिक्रीट किया, ये इनमें कुछ खाली जगह पाई जाती है एल्विलाई में, वहीं पे क्या रहता है, वो स्टोर्ड रहता है। इतनी बात समझ में आई। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यूज थे, हर मेमोरी ग्लैंड के जो ग्लैंडुलर टिश्यूज थे, ठीक है, वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड हुए। ठीक है, और इन मेमोरी लोब्स में क्या पाई जाती है, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स पाई जाती है, जिनको बोलते हैं हम मेमोरी एल्वेलाई। क्या बोलते हैं भैया, मेमोरी एल्वेलाई। और जो मेमोरी एल्वेलाई होती है यही मिल्क का सिक्रीशन करती हैं। इसके अलावा मेमोरी एल्वेलाई की जो कैविटीज होती हैं उन्हीं में ये मिल्क स्टोर रहता है। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो मेमोरी एल्वेलाई होगी ये ज्वाइन होकर के, हर लोब्स की जो मेमोरी एल्वेलाई है, ठीक है, ये ज्वाइन होकर के ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। किसमें ओपन होती है भैया, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अभी जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं ये जाकर ओपन होते हैं मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट में,
और मेमोरी डक्ट्स जो होती हैं, ये कई सारी जो मेमोरी डक्ट्स होती हैं, ये जाकर के ओपन होती हैं किसमें? मेमोरी एम्पुला में। मेमोरी एम्पुला, ठीक है। अगर याद हो तो फैलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला पाया गया था, ठीक है। तो वहां पे जो एम्पुला था वो फैलोपियन ट्यूब का, ये क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है? एम्पुला होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? मेमोरी एम्पुला। वहां का भी जो एम्पुला था वो ब्रॉड था, ये वाला भी कैसा होगा? ब्रॉड होगा, ठीक है। चलो, अब ये जो मेमोरी एम्पुला है ये जाकर ओपन होता है किसमें? लैक्टिफेरस डक्ट में। किस पे ओपन होता है? लैक्टिफेरस डक्ट में। और लैक्टिफेरस डक्ट से क्या किया जाता है? मिल्क सक आउट कर लिया जाता है। मिल्क इज सक्ड फ्रॉम, सक आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। और लैक्टिफेरस जो डक्ट होता है उससे क्या किया जाता है? जो मिल्क है वो सक कर लिया जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो देखना, मेमोरी ग्लैंड में ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं और क्या होता है? फैट होता है। फैट का अमाउंट क्या करता है? वेरी करता है फीमेल टू फीमेल। इसके अलावा हर ब्रेस्ट का जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है। मेमोरी लोब्स में क्लस्टर्स ऑफ सेल्स पाई जाती है जिनको क्या बोलते हैं? मेमोरी एल्वेलाई बोलते हैं, जो मिल्क का सिक्रीशन करती हैं। और जो मिल्क होता है ये एल्वेलाई में जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन मतलब खाली जगह, ल्यूमेन का मतलब क्या होता है? खाली जगह। तो एल्वेलाई में जो खाली जगह होती है, जो उनकी कैविटी होती है, उसी में ये स्टोर्ड रहता है। इसके अलावा जो मेमोरी एल्वेलाई है ये ओपन होता है किसमें? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स ओपन होता है मेमोरी डक्ट में, और मेमोरी डक्ट ओपन होता है मेमोरी एम्पुला में। और मेमोरी एम्पुला जो होते हैं वो ओपन होते हैं किसमें? लैक्टिफेरस डक्ट में। और लैक्टिफेरस डक्ट से जो मिल्क है वो क्या कर लिया जाता है? सक कर लिया जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गया किसके बारे में? मेमोरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में इतना पढ़ना है? मेमोरी ग्लैंड के बारे में। इतनी बात समझ में आई? तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया, कौन सा? मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। चलो, तो इतना हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है, यहां से आप देख सकते हो, जैसे अगर डायग्राम यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो जैसे मेमोरी लोब्स है, मेमोरी लोब्स के नीचे क्या है? मेमोरी एल्वेलाइज है यहाँ पे। जैसे ये मेमोरी लोब्स है बीच बीच में ये, ठीक है। इनके अंदर देखो ये क्लस्टर्स ऑफ सेल्स है, ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स दी गई है ये क्या होती है? मेमोरी एल्वेलाई होती है, ठीक है। और मेमोरी एल्वेलाई ओपन होती है किसमें? ज्वाइन होकर के मेमोरी डक्ट में। फिर डक्ट से क्या होता है? टिब्यूल होता है, टिब्यूल से डक्ट होता है, और डक्ट किस में ओपन होता है? एम्पुला में, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, एम्पुला होता है वो ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में। किस में ओपन होता है? लैक्टिफेरस डक्ट में। और लैक्टिफेरस डक्ट यहाँ पे ये, ठीक है, ये जो निपल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लैक्टिफेरस डक्ट होती है, यहीं से मिलकर क्या कर लिया जाएगा? सक आउट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखना, जो डायग्राम दिया गया यहाँ पे एक नाम है एरियोला, ठीक है। तो एरियोला क्या होता है? जो निपल्स के अराउंड ब्लैक पार्ट होता है उसी को क्या बोला जाता है? एरियोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरियोला, ठीक है। जो डार्क पार्ट होता है निपल्स के अराउंड उसी को क्या बोलते हैं? डार्कन एरिया होता है ना कुछ, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? एरियोला बोला जाता है, ऐसे या, ठीक है, उसी को क्या बोला जाएगा? एरियोला, ठीक। चलो, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, कौन सा? मेमोरी ग्लैंड, ठीक। नेक्स्ट है गैमिटोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है भैया? गैमिटोजेनेसिस। चलो, गैमिटोजेनेसिस सबसे इजी टॉपिक है। अब यहां पर देखना, गैमिटोजेनेसिस दो वर्ड यहां पे देखो, गैमिटो, इधर लिख देते हैं गैमिटोजेनेसिस। इसको इसमें कैसे लिख सकते हैं? इसमें गैमिटो प्लस जेनेसिस। यहां गैमिटो का मतलब क्या होगा? गैमिट। जेनेसिस का मतलब क्या होगा? टू फॉर्म। जेनेसिस का मतलब क्या होगा? टू फॉर्म। मतलब गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, वही क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
गैमीट फ्रॉम जर्म सेल, ठीक है, फ्रॉम जर्म सेल थ्रू meiosis is called gametogenesis, ठीक है। तो वहां पर जर्म सेल से मियोसिस प्रोसेस के थ्रू गैमीट का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, गैमिटोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, गैमिटोजेनेसिस, ठीक है। जैसे मान लो कि ये सेल है, ठीक है, ये जर्म सेल है, ठीक है। इसी में जब मियोसिस होता है, इसी जर्म सेल में जब मियोसिस होगा तब किसका फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसमें मान के चलते हैं 46 क्रोमोसोम्स हैं, लिख देते हैं यहां पर 46 क्या है, इसमें क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगी, क्या होगी यहां पे, मियोसिस फर्स्ट। जब मियोसिस फर्स्ट होगी यहां पे, ठीक है, जैसे जो मियोसिस होता है इसमें दो डिवीजन होते हैं ना, मियोसिस में कौन सा डिवीजन होता है, पहला मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकेंड होता है, और रिडक्शन किस में होता है, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो जब मियोसिस फर्स्ट होगी कितनी सेल बनती है, यहां पर दो सेल बनती है, कितनी सेल्स बनेंगी यहां पे, दो सेल बनेंगी, और इसमें क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, 23, ठीक है। अब ये जो सेल है ये फर्दर डिवाइड हो जाएगी, तो इससे दो सेल बनेगी, इससे दो सेल बनेगी, और ये कैसे होगी, 23, 23, और यहां पे कौन सी मियोसिस हुई, मियोसिस सेकेंड, ठीक है। और ये जो पूरी प्रोसेस है यही कौन सी होगी, गैमिटोजेनेसिस, ठीक है। अब यही क्या है, ये गैमीट्स हैं, ये क्या है, गैमीट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो जर्म सेल है, जर्म सेल में मियोसिस प्रोसेस के थ्रू किसका फॉर्मेशन किया गया, गैमीट का फॉर्मेशन किया गया, और ये जो प्रोसेस है पूरी, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, गैमिटोजेनेसिस कहलाती है। यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, गैमिटोजेनेसिस। इतनी बात समझ में आई। तो गैमिटोजेनेसिस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम जर्म सेल, फ्रॉम जर्म सेल, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम जर्म सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। और सबसे पहले यही पकड़ना, गैमिटोजेनेसिस, गैमिटो मतलब गैमीट, जेनेसिस मतलब टू फॉर्म, इतना समझ लोगे हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जो गैमिटोजेनेसिस होती है दो तरीके की होती है, मेल में अलग, फीमेल में अलग। मेल में अलग नाम दिया जाता है, फीमेल में अलग, क्योंकि मेल में जो गैमीट होता है वो तो स्पर्म होता है, और फीमेल में ओवा होता है। तो ओवा का फॉर्मेशन करना oogenesis, स्पर्म का फॉर्मेशन करना स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मेल में oogenesis, oogenesis ओवा का फॉर्मेशन करना oogenesis होगा, वो फीमेल में होगा, ठीक है। तो ये जो गैमिटोजेनेसिस होता है ये दो तरीके का, गैमिटोजेनेसिस मेल्स में, इन मेल्स क्या बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस को भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल्स में, इन फीमेल्स क्या बोलते हैं इसको, oogenesis, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्पर्मेटोजेनेसिस,
नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुरू किया जाए। गैमेटोजेनेसिस समझ में आ गया। गैमीट का फॉर्मेशन करना जर्म सेल से क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, वहां पे होता क्या है, माइटोसिस या मियोसिस, कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस इक्वल्स टू स्पर्मेटो प्लस जेनेसिस लिख सकते हैं। स्पर्मेटो मतलब यहां पे क्या, स्पर्म, जेनेसिस तो पीछे बता के आ रहे हैं, टू फॉर्म, तो यहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आओ देखो डिफाइन करो भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगी, डेफिनेशन बताओ भैया। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा, वहां पे गैमीट था, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, यहां पे क्या, स्पर्म फ्रॉम जर्म सेल। तो मेल में जो जर्म सेल होगा मेल जर्म सेल, फीमेल में फीमेल जर्म सेल। ठीक है, और मेल में जो जर्म सेल होता है उसको एक नाम दिया जाता है स्पर्मेटोगोनिया, और फीमेल में जो फीमेल जर्म सेल होता है उसे बोला जाता है ऊगोनिया। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम मेल जर्म सेल। ठीक है, और मेल जर्म सेल का नाम क्या है भैया, स्पर्मेटोगोनिया है। क्या नाम क्या है, मेल जर्म सेल का नाम क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, मेल जर्म सेल होता है। स्पर्मेटोगोनिया क्या है, मेल जर्म सेल, जबकि फीमेल जर्म सेल होता है ऊगोनिया। ठीक है, थ्रू माइटोसिस या मियोसिस, मियोसिस, थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड क्या भैया, बोलो बोलो, स्पर्मेटो जेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है यार, मेल जर्म सेल से मियोसिस के थ्रू स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वही कहलाता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस। कितनी बात समझ में आई। चलो आओ भैया देखते हैं आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, पूरी अब हम स्टेप्स पढ़ते हैं। तो पूरा अब हम देखते हैं यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सी सेल्स थी, मेल जर्म सेल कौन सी थी, मेल जर्म सेल का नाम बताना, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, मेल जर्म सेल। ठीक है, अभी जो स्पर्मेटोगोनिया है इनमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। कहोगे भैया अभी तो आपने मियोसिस बोला था, थोड़ा सब्र करो भैया आगे। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, सबसे पहले माइटोसिस होती है। ठीक है, और माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। तो स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले माइटोसिस करके अपने नंबर बढ़ाती हैं। क्या करती हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं। तो जब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगी तो वहां पे स्पर्मेटोगोनिया के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या, और मोर स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में जब माइटोसिस हुई तो और ज्यादा क्या बन गए, वहां पे स्पर्मेटोगोनिया बन गए। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इनमें से, अब इनमें से सभी नहीं, इनमें से कुछ जो होती हैं
वो डिफरेंशिएट हो जाती है, अपना शेप और साइज चेंज कर लेती हैं और अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती हैं किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है, अब इनमें से ये जो स्पर्मेटोगोनिया सभी नहीं डिफरेंशिएट होती हैं, क्योंकि फिर इसमें माइटोसिस होगा, फिर नंबर बढ़ेगा, अदरवाइज ऐसे तो जो स्पर्मेटोगोनिया है टेस्टिस के अंदर खत्म हो जाएंगी। क्योंकि एक इजैकुलेशन के दौरान अभी हम पढ़ेंगे 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, और वो स्पर्म बने कहां से थे, स्पर्मेटोगोनिया से। ठीक है, एक इजैकुलेशन होता है, मतलब एक बार में जो मेल है वो इजैकुलेट करता है या इंसेमिनेट करता है फीमेल्स को, ठीक है, तो उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, इजैकुलेट होते हैं। अब यार 200 से 300 मिलियन जब इजैकुलेट होते हैं स्पर्म, और वो बनते किससे, स्पर्मेटोगोनिया से, तो क्या जो टेस्टिस जिसका साइज छोटा ही होता है, ठीक है, क्या उसके अंदर हमेशा मतलब जो सेल्स हैं क्या उतनी मेंटेन रहती है, पहले से रहती है क्या, नहीं भैया, वो माइटोसिस से अपने आप को मेंटेन करती हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू करती हैं, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अपने आप को वहां पे मेंटेन करती हैं, जो यूज होती रहती हैं। माइटोसिस हुई और फॉर्म हो गई, माइटोसिस हुई और फॉर्म हो गई, इसमें से कुछ क्या हो जाएंगी, डिफरेंशिएट हो जाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, उसमें मियोसिस हो जाएगी, क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। बाकी जो है ये फिर डिवाइड कर जाएंगी माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। बात समझ में आई, चलो, तो स्पर्मेटोगोनिया अपने नंबर बढ़ाती हैं पहले क्या करके, माइटोसिस करके, फिर उसके बाद क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है। तो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। और डिफरेंशिएशन मतलब चेंज होना। ठीक है, तो जो स्पर्मेटोगोनिया है इनमें से कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब इसमें शुरू होगी मियोसिस फर्स्ट। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में शुरू होगी कौन सी, मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट। तो यहां पर होगी मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, जब इसमें मियोसिस फर्स्ट होती है तो बनता है यहां पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगी, मियोसिस सेकेंड होगी। क्या होगी भैया यहां पर, मियोसिस सेकेंड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुई तो क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगी तो क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। ठीक है, अब स्पर्मेटिड जो है, अभी ये स्पर्म नहीं है, याद रखना, अभी ये स्पर्म नहीं है। अब ये जो स्पर्मेटिड है इसका होगा डिफरेंशिएशन। फिर से यहां पर इसका डिफरेंशिएशन होता, अब यहां पर जो है जो स्पर्मेटिड है इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो जब स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन होता है तो इससे फॉर्म होता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, और यही क्या होता है, स्पर्म। इतनी बात समझ में आई, ठीक। चलो देखो, स्पर्मेटोगोनिया थी, इसमें माइटोसिस हुई और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया हो गई। अब इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिनका डिफरेंशिएशन हो गया, क्या फॉर्म की, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुई तो क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुई, क्या बना, स्पर्मेटिड बना। स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन हुआ, क्या बना, स्पर्मेटोजोआ। यहां पर डिवीजन नहीं हुआ, यहां पे डिफरेंशिएशन हुआ है। क्या हुआ है यहां पे, डिफरेंशिएशन। तो स्पर्मेटिड का जब डिफरेंशिएशन होता है स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है, तो मतलब जब इसका डिफरेंशिएशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजोआ। और जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस तो ये पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस है। ठीक है, लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस।
ठीक है। तो यार स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, बोलो बोलो बोलो, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस मान लो लिखने को आ गया, क्या बोलोगे भैया, क्या बोलोगे? स्पर्मियोजेनेसिस, द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है, इनटू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब यहां से स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंशिएट होने में हेल्प कौन करता है? सर्टोली सेल। कौन हेल्प करता है? सर्टोली सेल हेल्प करती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे सर्टोली सेल्स हैं जो कुछ फैक्टर रिलीज करती हैं, वो कुछ केमिकल या कुछ फैक्टर रिलीज करती हैं जो स्पर्मेटिड को किसमें डिफरेंशिएट कर देता है? स्पर्मेटोजोआ में। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या? द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द हेल्प ऑफ Sertoli cells is called spermiogenesis। समझ में आया? तो स्पर्मियोजेनेसिस डिफरेंशिएट करने को आएगा, क्या बोलोगे? वो प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन होता है, किसमें? स्पर्मेटोजोआ में, उसे ही क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और इस प्रोसेस में हेल्प कौन करता है? सर्टोली सेल्स। जो सर्टोली सेल्स हैं कुछ फैक्टर रिलीज करती हैं और वो फैक्टर इनके डिफरेंशिएट होने में क्या करता है? हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आई? अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है, ये जो स्पर्म है, ये सर्टोली सेल में जाकर इसका जो हेड है वो क्या हो जाएगा? एम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो सर्टोली सेल्स हैं, ये जो स्पर्म्स हैं ये आकर इसमें क्या हो जाती हैं? एम्बेडेड हो जाती है, ठीक है। तो जब स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ में, अब ये जो स्पर्म्स हैं ये सर्टोली सेल्स में जाकर क्या हो जाती हैं? एम्बेडेड हो जाती है, मतलब चिपक जाती है उनसे। एम्बेडेड हो जाना मतलब उनसे चिपक जाना, और उनसे क्या लेती रहती है? ये न्यूट्रिशन। क्या लेते रहते हैं? वहां पर जब तक वहां पर रहेंगे उनसे न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, क्योंकि सर्टोली सेल तो क्या देती हैं? जर्म सेल्स जो हैं या स्पर्म्स जो हैं इनको क्या देती हैं? न्यूट्रिशन देने का काम किसका होता है? सर्टोली सेल का। कहोगे भैया अभी माइटोकॉन्ड्रिया भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो भी तो न्यूट्रिशन देता है। वो नहीं, वो जब बाद में जब टेल मूव करता है तब उसके लिए वो क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, या वो क्या देता है? वहां पर एनर्जी देता है। अभी स्पर्म को जो न्यूट्रिशन चाहिए, अभी स्पर्म को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो देगा कौन? कौन देगा भैया? सर्टोली सेल्स देंगी। कौन देंगी? सर्टोली सेल्स। तो जो स्पर्मेटोजोआ या जो स्पर्मेटिड है अभी जाकर एम्बेडेड हो जाएगा किसमें? किससे एम्बेडेड हो जाता है? चिपक किससे जाता है? सर्टोली सेल से। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब एक प्रोसेस होती है यहां पर स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मिएशन क्या होता है? रिलीज ऑफ द sperm from Sertoli cells, ठीक है, या हम बोल सकते हैं एसएफटी से बाहर आना। एसएफटी मतलब सेमनीफेरस टिब्यूल, एसएफटी मतलब सेमनीफेरस टिब्यूल, ठीक है। तो रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, ठीक है। अब देखो तीन प्रोसेस पढ़ चुके हो, तीन, स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। तीनों में डिफरेंस याद रखना।
स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्म का रिलीज होना सर्टोली सेल से। अभी क्या बताया कि जब स्पर्म फॉर्म हो जाता है, स्पर्म फॉर्म हो जाता है वहां पर स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ को क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, जब ये बन गया तो जाकर चिपक किससे जाता है? ये सर्टोली सेल से। अब जब वहां सर्टोली सेल से वो रिलीज होगा, कभी ना कभी तो रिलीज होगा, कभी ना कभी तो उसे बाहर आना ही है। जब वहां से रिलीज होगा तब उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? स्पर्मिएशन। तो सर्टोली सेल से या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर आना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। और स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंशिएट होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। अब एक होता है इंसेमिनेशन। फीमेल बॉडी में स्पर्म को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। क्या कहलाएगा? इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल reproductive tract is called insemination। क्या बोलते हैं भैया? इंसेमिनेशन। किसको? जब स्पर्म को किस पे ट्रांसफर किया जाए? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस तो पता ही है, स्पर्मियोजेनेसिस, अभी दोनों के डेफिनेशन तो हम लिखे ही है। ठीक है, तो स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्म का रिलीज होना सर्टोली सेल से स्पर्मिएशन कहलाता है। स्पर्मेटिड का किसमें कन्वर्ट होना? स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, स्पर्म, यही क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। और जबकि स्पर्मेटोगोनिया का इससे किसका फॉर्मेशन होना? स्पर्म का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अब एक चीज याद रखना, जो स्पर्मियोजेनेसिस होती है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अंडर में आता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंडर में ही तो यार, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की ही तो स्टेप थी। ठीक है, तो ये जो स्टेप है किसके अंडर में आता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंडर में ही क्या आता है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, मैटो नहीं, मियोजेनेसिस, ये याद रखना। चलो आ जाओ भैया। अब एक चीज अब यहां पे देखना है हमें, पोलाइटी। क्या देखना है? पोलाइटी। ठीक है, पोलाइटी कहने का मतलब ये जो इनमें जो सेल्स हैं इनमें क्रोमोसोम के नंबर कितने। ठीक है, तो भैया स्पर्मेटोगोनिया है, जर्म सेल कोई भी होगी वो डिप्लॉइड होती है भैया। कैसी होती है? डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड कहने का मतलब कितना बोलते हैं भैया? 2n। कितना? 2n। ठीक है, 2n मतलब डिप्लॉइड। ठीक है, अगर 2n है मतलब इसका क्या होता है? डिप्लॉइड होगा। अगर n कंडीशन है तो हैप्लॉइड। और हम लोगों में 2n इक्वल्स टू कितना होता है? 46 होता है, और n इक्वल्स टू कितना होगा? 23 होगा। ये याद रखना। ठीक है, 2n इक्वल्स टू हम लोगों में कितना होता है? 46। ठीक है, और n इक्वल्स टू 23। ठीक है, और n कंडीशन हम लोगों में किसमें होता है? गैमीट में होता है। आओ देखो भैया, तो स्पर्मेटोगोनिया कैसे? 2n। ठीक है, और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस हुई, ये भी कैसी? 2n। इनमें कोई डिवीजन नहीं हुआ, इनमें डिफरेंशिएशन हुआ है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी? 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होती भैया? 2n होती है। अब देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुई? मियोसिस फर्स्ट। और अभी हमने बताया था इसके पहले कि मियोसिस फर्स्ट कहां गया भैया? चलो वो आगे है। ठीक है, आगे है, वहां पे हम देखेंगे। तो भैया यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट में ही क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट होगी तो ये कैसी हो जाएगी? जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये कैसी हो जाएगी? हैप्लॉइड। और मियोसिस सेकेंड तो इक्वेशनल डिवीजन के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, फिर डिफरेंशिएशन हुआ, ये भी कैसी? हैप्लॉइड।
तो सबकी फुल आईडी याद रखना यार। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी, हैप्लॉइड, स्पर्मेटिड कैसी, हैप्लॉइड, स्पर्मेटोजोआ कैसे, हैप्लॉइड। ठीक, याद रखोगे पक्का। चलो अब आगे बात करते हैं भैया कि आखिर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की शुरुआत कैसे होती है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है शुरुआत इसकी कब और कैसे होती है। तो यार मेल्स में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसकी शुरुआत तो कब होती है, प्यूबर्टी से। कब होती है, प्यूबर्टी से। अब भैया प्यूबर्टी से कैसे बॉडी को, हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा भैया कि अब हमें क्या करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस करना है। कैसे पता चलेगा, कोई ना कोई मैसेज देने वाला होना चाहिए। और यार हमारे बॉडी में मैसेंजर कौन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। मैसेंजर कौन होते हैं, हार्मोन्स। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी जब हमारे बॉडी में प्यूबर्टी पे आने के बाद, या बोलो जो मेल्स होते हैं, मेल्स में जो प्यूबर्टी पे आते हैं तो जब उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस शुरुआत होती है तो कोई ना कोई तो मैसेज जरूर देता होगा। हमारी बॉडी को मैसेज तो कोई जरूर देता होगा। बिना मैसेज दिए हुए कोई प्रोसेस हमारे बॉडी में स्टार्ट होने वाली है क्या, कोई प्रोसेस स्टार्ट होने वाली नहीं है। तो आखिर वो मैसेज देता कौन है। ठीक है, वो प्यूबर्टी के समय ही मैसेज क्यों आता है, पहले क्यों नहीं हो पाता है। ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, चलो तो जब मेल प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं तो इनमें जो हाइपोथैलेमस है, कौन भैया, हाइपोथैलेमस। भैया हाइपोथैलेमस क्या होता है, ब्रेन का पार्ट, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में थैलेमस हाइपोथैलेमस याद है कि नहीं याद है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन का पार्ट कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, तो प्यूबर्टी पे जो हाइपोथैलेमस होता है एक हार्मोन रिलीज करता है, क्लास 11th में भी पढ़ा था, उसका नाम हाइपोथैलेमस। थैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, रिलीज। भैया हार्मोन कौन सा होता है, GnRH, मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। शॉर्ट में बोलते हैं GnRH। ठीक है, तो जो हाइपोथैलेमस है प्यूबर्टी के समय एक हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो GnRH है ये जाके वर्क करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। किस पे वर्क करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड भैया, बॉडी की मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड कौन होता है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस इसको क्या देता है, मैसेज देता है ना। देखो ना, इसने रिलीज किया क्या, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया। अब ये मैसेज किसके पास लेकर जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये वर्क करता है किस पे, वर्क्स ऑन किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। जब ये हार्मोन गोनेडोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी पे क्या करेगा, वर्क करेगा, तो देखो नाम क्या है इसका, हार्मोन क्या है, हार्मोन का नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा, मैसेज देगा कि भैया आप रिलीज करो गोनेडोट्रोपिन। क्या रिलीज करो, गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जब मैसेज आता है तो ये रिलीज करता है, रिलीजेस गोनेडोट्रोपिन। क्या रिलीज करता है,
गोनाडोट्रोपिन। कौन कौन से गोनाडोट्रोपिन होते हैं भैया? पहला LH, दूसरा FSH। कौन कौन से? LH और FSH। ठीक है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो भैया, तो जो गोनाडोट्रोपिन है, कौन कौन से? पहला LH, दूसरा FSH। LH का फुल फॉर्म याद रखना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लिख दे क्या यार कहीं? ऊपर दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे जगह यार, यहीं पे लिख देते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसका फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये जो LH है ये वर्क करता है किस पे? लीडिक सेल पे। किस पे वर्क करता है? लीडिक सेल पर। पूरा लिख दे नहीं तो सही से। वर्क्स ऑन। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे काम करता है? लीडिक सेल पे। अब ये जो लीडिक सेल हैं ये रिलीज करती हैं, रिलीजेस, क्या रिलीज करती हैं? एंड्रोजेन। क्या रिलीज करती हैं? एंड्रोजेन। ठीक है, जैसे कौन सा एंड्रोजेन भैया? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन तो याद ही होगा, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन। ठीक है, या मेल सेक्स हार्मोन जो मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो लीडिक सेल है जब इस पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वर्क करते हैं तो ये रिलीज करता है एंड्रोजेन। ठीक है, अब ये जो एंड्रोजेन है ये स्टार्ट करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्टार्ट्स स्टार्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हो गया, जो एंड्रोजेन होगा, कौन सी प्रोसेस की शुरुआत करवाएगा? अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो देखना, प्यूबर्टी पे जो हाइपोथैलेमस है ये रिलीज करता है GnRH। जो GnRH है ये वर्क करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, तो ये रिलीज करते हैं गोनाडोट्रोपिन, LH और FSH। जो LH है ये एंड्रोजेन पे एंड्रोजेन का फॉर्मेशन करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, सॉरी लीडिक सेल से किसका फॉर्मेशन करता है? एंड्रोजेन का। अब जो एंड्रोजेन है इस कौन सी प्रोसेस स्टार्ट करवाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस की शुरुआत करवा देता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब भैया FSH का काम क्या होगा? तो जो FSH हैं ये वर्क करते हैं, वर्क्स ऑन सर्टोली सेल। किस पे वर्क करते हैं भैया? सर्टोली सेल पे। ठीक है, अब ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये क्या करती हैं? रिलीजेस ये क्या करती हैं? रिलीजेस सम फैक्टर which helps in spermiogenesis।
कौन सी प्रोसेस? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो जो एफएसएच है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सर्टोली सेल पे काम करता है। किस पे काम करता है? सर्टोली सेल पे। तो जब एफएसएच सर्टोली सेल पे काम करता है तो सर्टोली सेल्स कुछ फैक्टर रिलीज करती हैं, और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटो नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत तो किसने करवाया? टेस्टोस्टेरोन ने। जबकि स्पर्मियोजेनेसिस किसने करवाया? सर्टोली सेल्स ने। किसने हेल्प किया इसकी? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने। और एफएसएच कहां से रिलीज हुआ? एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसको मैसेज किसने दिया? हाइपोथैलेमस ने। कौन सा हार्मोन रिलीज करके? जीएनआरएच। तो समझ में आई पूरी हार्मोनल मैकेनिज्म कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस की शुरुआत होती है। तो जो हाइपोथैलेमस है गोनाडोट्रोपिन जीएनआरएच हार्मोन रिलीज किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे इसने वर्क किया। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? गोनाडोट्रोपिन, एलएच और एफएसएच। एलएच फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच ने काम किया लीडिंग सेल पे, या इंटरस्टिशियल सेल भी बोल सकते हो। लीडिंग सेल को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। तो जब एलएच ने एंड्रोजन का फॉर्मेशन किया, किस पे काम करके? लीडिंग सेल पे। तो वो जो एंड्रोजेंस थी उसने क्या शुरुआत करवाया? स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत करवाया। इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी तो कंट्रोल करता है। तो टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी कंट्रोल करेगा, इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत भी करवाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलो भैया, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पर्म के बारे में। स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो गया। हरे राम। और देखो कुछ क्वेश्चंस कर लो पहले। क्या है? इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ह्यूमंस में जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो जो मेल जर्म सेल है वो किसमें डिफरेंशिएट होती है? तो पहला मियोटिक डिवीजन किसमें हुआ था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ था। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। पहला स्पर्मेटिड, दूसरा स्पर्मेटोजोआ, ये सब तो लास्ट में बनते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ना, कौन सा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। चलो नेक्स्ट है स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो भैया करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया थी, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। देख लो सीक्वेंस देख लो। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ तो लास्ट में है, ये गलत। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये दोनों कौन क्या है? स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटोजोआ, ये क्या है? करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे दोनों को एक साथ कर दिया गया स्पर्मेटोसाइट को, प्राइमरी और सेकेंडरी अलग ना करके इसको केवल क्या बोल दिया गया? स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, करेक्ट आंसर बी होगा। बात समझ में आई? चलो मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पर्म, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक स्पर्म, ठीक है। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमीट है। कैसा होता है? ये हैप्लॉइड होता है, मतलब एन होता है, ठीक है। स्पर्म में 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हेड, देन नेक, मिडल पीस, और टेल, ठीक है। 1 मिनट रुकोगे क्या यार?
गर्मी बहुत हो रही भाई। चल, तो देखो यार, जो स्पर्म है इसमें 4 पार्ट होता है। स्पर्म को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये हेड रीजन हो गया, ये बीच में क्या हो गया, नेक, ये इतना मिडल पीस, और ये टेल। ठीक है, तो हेड रीजन जैसे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्या भैया, ये हेड रीजन, ये नेक रीजन, मिडल पीस, टेल। ठीक, चल, अब ये जो हेड रीजन होता है, हेड रीजन में ही इनका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हेड में क्या होता है, कॉन्टेन्स elongated यहां पे आ जाएगा, contains elongated haploid न्यूक्लियस। ठीक है, जो हेड होता है, हेड पे ही क्या होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, और इनका न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड, क्योंकि स्पर्म ही कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि स्पर्म में जो न्यूक्लियस होता है वो कहां पर पाया जाता है, हेड, नेक, मिडल पीस या टेल, तो कहां पर पाया जाएगा, हेड रीजन में पाया जाएगा। ये हैप्लॉइड होता है, इसके अलावा इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड मतलब लंबा लंबा। ठीक है, तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, इलोंगेटेड होगा। ठीक है, इसके अलावा हेड के टॉप पे एनसीईआरटी में दिया गया है एट द एंटीरियर एंड। ठीक है, तो एंटीरियर एंड एट एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड a cap like structure is present called acrosome। ठीक है, तो हेड रीजन में कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हेड होता है स्पर्म का ये। ठीक है, ये हेड रीजन है इतना, ये हेड रीजन इतना है। ठीक है, इसके टॉप पे यहां पे देखो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है यहां ऐसे। ठीक है, ये जो रेड कलर से दिखाया गया है। ठीक है, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है यही क्या है, एक्रोसोम है। क्या है, एक्रोसोम। ठीक है, और ये जो एक्रोसोम होता है इसमें एंजाइम्स होती है। एक्रोसोम जो होता है ये भरा होता है एंजाइम से, फिल्ड विद एंजाइम्स। ठीक है, किससे भरा होता है, एंजाइम से, और ये जो एंजाइम्स होती है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं। जो स्पर्म है उसके फर्टिलाइजेशन में क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं। ठीक है, तो हेड रीजन में क्या होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, इसके टॉप पे कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, और एक्रोसोम जो होता है इसमें एंजाइम्स पाई जाती हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं। और जो एंजाइम्स होती है उन्हें बोला जाता है हायाल्यूरोनिडेज। कौन सी एंजाइम्स होती हैं, हायाल्यूरोनिडेज। बोलना जरा मेरे साथ, हायाल्यूरोनिडेज, तो हायाल्यूरोनिडेज। ठीक है, कौन सी एंजाइम्स, एंजाइम 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 हायाल्यूरोनिडेज, ये एंजाइम्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है, एंजाइम्स। ठीक है, तो एक्रोसोम में एंजाइम्स पाई जाती हैं, कौन सी होती है, हायाल्यूरोनिडेज, और ये फर्टिलाइजेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इतना हो गया, कौन सा हमारा हेड रीजन हो गया। नेक्स्ट है कौन सा भैया, नेक, है ना। तो ये हमारा हेड रीजन। ठीक, नेक रीजन में क्या पाया जाता है, कॉन्टेन्स
टू सेंट्रियोल। ठीक है, इसमें दो सेंट्रियोल होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रॉक्सिमल और दूसरा डिस्टल। ठीक है, तो कितने सेंट्रियोल होते हैं नेक रीजन में? कितने सेंट्रियोल होते हैं? दो। ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और कौन सा सेंट्रियोल? डिस्टल सेंट्रियोल। कौन कौन सा सेंट्रियोल? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। तो नेक रीजन में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, पहला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। इसके अलावा जो मिडल पीस है, मिडल पीस में पाया जाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया contains spirally arranged माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या करता है? फॉर्म करता है एनर्जी, फॉर्म्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। ठीक है, चल इसके अलावा जो टेल है ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन मूवमेंट, हेल्प्स इन मूवमेंट। ठीक है, किसमें हेल्प करेगा? मूवमेंट में हेल्प करेगा। दिखाई नहीं दे रहा है? हेल्प्स इन मूवमेंट। ठीक है, तो जो टेल होता है मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन इस टेल को जो मूवमेंट करता है इसके लिए एनर्जी कौन देता है? मिडल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो जो नेक रीजन है, नेक रीजन में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि इलोंगेटेड होता है। उसके टॉप पे यहाँ पे ऐसे हेड हो गया ना, ये हमारा ये क्या है? हेड है। वैसे ही किसका? स्पर्म का हेड होता है। तो हेड रीजन में टॉप पे इसके कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। कहाँ पे? टॉप पे, जिसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम में एंजाइम्स भरी होती हैं। उन एंजाइम्स को क्या बोल सकते हैं हम? हायाल्यूरोनिडेज, जो फर्टिलाइजेशन में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट है नेक। नेक रीजन में क्या पाए जाते हैं? वैसे एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, लेकिन नेक रीजन में याद रखना कि क्या पाए जाते हैं? सेंट्रियोल पाए जाते हैं। दो सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा सेंट्रल मतलब सॉरी डिस्टल सेंट्रियोल। इसके अलावा मिडल पीस जो होता है, मिडल पीस में स्पाइरली अरेंज, स्पाइरली समझते हो ना? ऐसे ऐसे। ठीक है, तो स्पाइरली अरेंज इसमें क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो एनर्जी का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है? एनर्जी का। और ये जो एनर्जी होती है ये टेल के मूवमेंट में क्या करती है? हेल्प करती है। जो टेल होता है, टेल मूवमेंट करता है, उसको एनर्जी चाहिए ना मूवमेंट करने के लिए। टेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी देगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया देगा। ठीक है, और जो टेल होता है क्या करता है? मूवमेंट करता है। इतनी बात समझ में आई? एक चीज और याद रखना, जो स्पर्म होता है ये कवर्ड होता है किससे? कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो स्पर्म किससे कवर्ड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है, किसकी लेयर होती है उसमें? आउटर मोस्ट कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पाई जाती है पूरी ये। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जो पूरे स्पर्म को क्या करती है? कवर करती है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि स्पर्म किससे कवर्ड होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। किससे कवर्ड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग अ क्वाइटस, ये लाइन याद रखना, ड्यूरिंग अ क्वाइटस human males releases approximately
200 million to 300 million स्पर्म। ठीक है, मतलब एक सिंगल क्वाइटस के दौरान जो मेल्स होते हैं वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या करते हैं, इजैकुलेट करते हैं। याद रखना, ठीक है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म क्या करते हैं, इजैकुलेट करते हैं सिंगल सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के दौरान। ठीक है, अब इनमें से अगर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन चाहिए, ठीक है भैया, 200 से 300 मिलियन स्पर्म है। ठीक है, अब इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से जो 60% स्पर्म होने चाहिए, 60% स्पर्म should be of normal shape and size, और बाकी बचे 40% sperm should show vigorous mobility या मोटिलिटी। मोटिलिटी समझ रहे हो, मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म है, इनमें से 60% जो स्पर्म होने चाहिए उनका शेप और साइज कैसा होना चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। ठीक है, बाकी बचे जो 40% स्पर्म है, इनकी जो वाइग्रस मोबिलिटी होनी चाहिए। 40% स्पर्म की क्या होनी चाहिए, वाइग्रस मोबिलिटी होनी चाहिए, फास्ट मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, और ये जो स्पर्म होते हैं ये रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है भैया, अगर इधर उधर हो गया थोड़ा बहुत चलेगा, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट 60%, एग्जैक्ट 40% नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। फर्टिलाइजेशन में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम मतलब इनफर्टिलिटी के शिकार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, पक्का? आ जाओ भैया, अब नेक्स्ट लाइन याद रखना, ये तो पता ही होगा यार, स्पर्म शायद पहले बता दिए थे कि नहीं बताए थे, बता दिए हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, सीमेन का। ठीक है, स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा ये मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे, सीमेन का। ठीक है, तो सीमेन क्या होता है, स्पर्म में जब सेमाइनल प्लाज्मा मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। ठीक है, चल एक लाइन अब यहां याद रखना, एनसीईआरटी में दिया गया है, सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडमिस, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो urethral gland helps in maturation and mobility of the sperm। ठीक है, तो एपिडाइडमिस हो गया, ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा हो गया, ठीक है, एपिडाइडमिस हो गया, सेमाइनल प्लाज्मा हो गया, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। ठीक है, और इसके अलावा आप बोल सकते हो कौन सी,
प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये इनके जो सिक्रीशंस होते हैं वो नॉर्मल मैचुरेशन और मोबिलिटी में हेल्प करते हैं, किसके भैया, स्पर्म के, ठीक है। एक मिनट यार, गर्मी बहुत हो गई है। इतनी बात समझ में आ गई भाई? चलो, तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। थोड़ा सा एक लाइन और याद रखना, बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं, ठीक है। ये जो एंड्रोजेंस रिलीज होते हैं, ठीक है, या जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं, ये एसेसरी ग्लैंड और एसेसरी डक्ट के मैचुरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। किसके? एसेसरी डक्ट और जो एसेसरी ग्लैंड हैं, इनके मैचुरेशन में हेल्प कौन करता है भैया? ये जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक। लिख देते हैं, सॉरी, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस। और एंड्रोजन में भी कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मेंटेन्स द functioning maintains the functioning of the accessory ducts and accessory glands, ठीक है। तो यार जो एसेसरी डक्ट्स होती हैं, एसेसरी डक्ट में जैसे रेटिटिस्टिस थी, वॉसाई प्रिंसिया थी, एपिडाइडमिस थी, वॉस डिफरेंस थी, ठीक है, वो एसेसरी डक्ट में आ जाएंगी। तो एसेसरी डक्ट और जो एसेसरी ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड कौन सी? सेमाइनल प्लाज्मा हो गई, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, इसके अलावा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो यार इनके जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, जो एसेसरी डक्ट होती हैं, इनके जो फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन कौन करता है? एंड्रोजन। एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना। किसकी लाइन है? एनसीईआरटी की, ठीक है। तो जो एंड्रोजन होता है ये नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है, किसके? एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ओवर किया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कौन सा? oogenesis प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस पढ़ना है भैया? oogenesis प्रोसेस, ठीक है। तो स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा बराबर क्या होता है? सीमेन होता है। एपिडाइडमिस, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल हटा देना, ठीक है, यहाँ पे इतना ही लिख दो, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड तक, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड नहीं, ठीक। प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्प्स इन मैच्योरिटी and mobility of the sperm। क्योंकि बल्बोयूरेथ्रल क्या करता है, बोल सकते हो आप कि जो बल्बोयूरेथ्रल है उसको भी ले सकते हो, लेकिन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जैसे लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, जो स्पर्म है उसको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन मीडियम क्रिएट। हाँ, एक चीज़ और यार, ठीक है, एक चीज़ और, स्पर्म दिया नहीं गया एनसीईआरटी में, लेकिन अलग से बता देते हैं, स्पर्म इज मोर एक्टिव इन तो स्पर्म होता है ज़्यादा एक्टिव होता है एल्कलाइन मीडियम में। तो स्पर्म इज मोर एक्टिव इन एल्कलाइन मीडियम। ये पॉइंट एक्स्ट्रा से याद रखना है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन याद रखना एल्कलाइन मीडियम कहने का मतलब बेसिक मीडियम।
एल्कलाइन मीडियम कहने का मतलब बेसिक मीडियम। तो जो स्पर्म होता है ये बेसिक मीडियम में बोलो एल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा एक्टिव होता है। एसिडिक मीडियम में इसकी जो मोबिलिटी होती है वो डाउन हो जाती है, ठीक है, मतलब ये लेस एक्टिव हो जाता है। तो ज़्यादा एक्टिव किस में होता है, जो स्पर्म है या इसकी एक्टिवनेस ज़्यादा किस में होती है, एल्कलाइन मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम हो जाएगा तो इसकी एक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो जैसे अभी बता रहा था कि जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो जो यूरेथ्रा होता है, मेल में जो यूरेथ्रा होता है उसमें जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसको कैसा बनाता है, बेसिक बनाता है, ताकि जो स्पर्म है इसकी एक्टिवनेस क्या रहे, मेंटेन रहे। बात समझ में आई, ठीक है। चलो इसके अलावा जो स्पर्म है ये फीमेल बॉडी में जब ट्रांसफर होता है तो ये नियर अबाउट 3 दिन तक, 3 से 5 दिन तक, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 5 दिन तक, ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर 3 दिन तक क्या रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है। तो लगभग आप बोल सकते हो अगर कहीं पे आंसर दिया गया 48 से 72 घंटे है, मतलब 48 आवर्स से 72 आवर्स है, तब में भी बोल सकते हो, वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। अप टू 5 डेज भी वहाँ पे एक्टिव रह सकता है, एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है, ठीक है, तो वो याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार आ गया था, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, स्पर्म तक, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा होगा oogenesis। उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। तो देखना यार क्या लिखा गया है, द मिडल पीस ऑफ स्पर्म कॉन्टेन्स, ठीक है, स्पर्म का जो मिडल पीस होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन नहीं भैया, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिडल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कैसा होता है ये, स्पाइरली अरेंज्ड होता है, स्पाइरली अरेंज्ड, और इसी को नेबेन कर्ण भी बोलते हैं, नेबेन कर्ण, क्या बोला जाता है, नेबेन कर्ण बोला जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ह्यूमन मेल्स इजैकुलेट अबाउट कितना, 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करते हैं ड्यूरिंग अ सिंगल क्वार्टर्स, ड्यूरिंग अ सिंगल क्वार्टर्स, ठीक है, एक सिंगल क्वार्टर्स के दौरान जो मेल्स होते हैं वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म, ठीक है, जिसमें से 60% नॉर्मल शेप और साइज के और 40% जो होते हैं उनमें वाइग्रस मोबिलिटी होती है, ठीक। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से करेक्ट क्या बोलते हैं, फॉल्स कौन सा है, फॉर वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म, मैमेलियन स्पर्म के वायबिलिटी के लिए कौन सा गलत है। पहला क्या है, स्पर्म इज वायबल ओनली अप टू 24 आवर्स, नहीं भैया 24 घंटे तक नहीं रहता, यही क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम, सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन पीएच, ठीक है भैया, पीएच पे डिपेंड होता है, अगर बेसिक मीडियम होगा तो एक्टिव ज़्यादा होगा, इसके अलावा एसिडिक मीडियम होगा तो एक्टिव कम होगा। तो देखो, एंड इज मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम, ये तो सही है भैया। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोबिलिटी, ये भी सही है, ये पॉइंट याद रखना कि क्या बोलते हैं, स्पर्म की मोबिलिटी ज्यादा है मतलब उसकी वायबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्पर्म के मोटिलिटी से कितना वो मूवमेंट कर रहा है उसी से उसकी वायबिलिटी पता चलती है, ठीक है। तो वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोबिलिटी, ये भी पॉइंट क्या है, सही है। इसके अलावा स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन थिक सस्पेंशन, भैया थिक सस्पेंशन भी तो होता है, और ये थिक सस्पेंशन बनाता कौन है, सेमाइनल प्लाज्मा, कौन, सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट, पहला क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट है, फॉल्स ही हमसे पूछा है, ठीक। चल नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस है, oogenesis, ठीक है, oogenesis हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।